चलिए, केमिकल बॉन्डिंग में देखो, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही होगी, है ना। तो हम बोलते हैं कि जो मेरा बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है ना। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। अब देखो, जो ये स्ट्रॉन्ग और वीक है ना, ये एक तरह से एक रिलेटिव टर्म होती है ना। ऐसा थोड़ी होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक की कोई डेफिनेशन होती नहीं, एक रिलेटिव टर्म होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि है ना, कि जैसे मान लो ऐसे कि तीन तीन बच्चे हैं, एक के 100 में से 40 मार्क्स आए, एक के 100 में से 50 मार्क्स आए, एक के 100 में से 60 मार्क्स आए। तो हम बोलेंगे 40 वाला बंदा है जो थोड़ा वीक है पढ़ने में 50 और 60 वाले से। हम बोलेंगे 50 वाला 40 वाले से तो अच्छा है, बट 50 60 वाले से बेकार है। मतलब 50 वाला बंदा अच्छा भी हो गया, बेकार भी हो गया। तो एक रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना। तो कैसे बोलेंगे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है कौन सा वीक है? क्या हम बार बार बॉन्ड को ब्रेक कर करके थोड़ी देखेंगे? कुछ क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए कि हाँ ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये वाला बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, स्ट्रांग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है? तो हम बोलते हैं कि भैया ऐसे बॉन्ड जिनका बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल हो, और ऐसे बॉन्ड जिनका बॉन्ड एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल हो। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी जिससे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए। हाँ, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो, या फिर बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई वो। ठीक है, वो मेरी बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, या फिर बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो फॉर्म होने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या फिर बॉन्ड स्ट्रांग है तो ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है तो स्ट्रांग होगा, उससे कम है तो वीक होगा। स्ट्रांग बॉन्ड को फर्दर 4 बॉन्ड्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यार तुम लोग संडे को फ्री हो ना? नहीं सर। सुबह फिजिक्स का लेक्चर है। कितना? क्या बोल रहे हो? सर फिजिक्स का लेक्चर है। कितना लेक्चर है? एक। कोई नहीं, तो एक ही तो लेक्चर है। सब कब होगा? सुबह होगा या शाम में होगा? सर सुबह 8 से 10। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर यार मैं देखता हूँ यार। एक तो यार संडे को मैं हमेशा सोचता हूँ क्योंकि तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बट फिर संडे को मेरे को भी कोई ना कोई काम आ ही जाता है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। एक बार मेरे को सैटरडे को बताना तुम लोग, है ना। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमने 4 बॉन्ड बोले, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटलिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल पार्ट है। वीक बॉन्ड दो होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल्स फोर्सेस। अब देखो, हम लोग सारे बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, मेटलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, वंडरवॉल फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, तुमने शीट मिली है? तुम्हें हार्ड कॉपी मिला है केमिकल बॉन्डिंग की शीट का? हाँ सर, बहुत हाँ सर। मोटी है। हाँ बहुत मोटी है ना। अब तो तुम समझ लो कितने लेक्चर लगने वाले। तुम उस शीट को अंदर से देखोगे तो तुम देखना उस शीट में ऐसा होगा, केमिकल बॉन्डिंग 1 लिखा होगा, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग 2 होगा, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग 3 होगा, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग 4 होगा, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे। केमिकल बॉन्डिंग 5 होगा, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे। टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है।
ठीक है, देख लेना, एडवांस की शीट में आई थिंक ऐसा ही है, मेंस वाली में शायद नहीं है। तो हम लोग कौन कौन से किस किस को कहां कहां पढ़ेंगे तो मैं बता देता हूं। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 5 में पढ़ेंगे। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में केमिकल बॉन्डिंग 1, 2, 3 में पढ़ेंगे। मेटलिक बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग 4 में, और ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस केमिकल बॉन्डिंग 4 में, सॉरी 3 में, 4 में नहीं 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटलिक। वीक बॉन्ड कौन है, वैंडरवाल रेडियस और हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडरवॉल रेडियस नहीं, वंडरवॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। अब देखो इनके स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ भी हमें पता होनी चाहिए। कोई मुझे बता सकता है इन 6 के 6 बॉन्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक, देन कोवैलेंट, कोवलेंट, देन मेटालिक। मेटालिक की स्पेलिंग, देन मेटालिक, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन VWF। ये होता है। अब कोई बोलेगा कि सर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो लिखा ही नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, उसका स्पेशल टाइप मान लो, है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक, देन कोवलेंट, देन मेटलिक, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन सबसे वीक है वंडरवॉल फोर्सेस। हाइड्रोजन और वंडरवॉल दोनों ही वीक है, बट हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग होता है वंडरवॉल से, है ना। समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर। यस सर। अब यस सर। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तुमने ये चीज तो पढ़ी होगी ना तुमने कभी ना कभी, कि जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड, और क्यों बनता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनता है, ऐसा कुछ पढ़ा है? हाँ सर सर। वो यस आयन सर। होता है ना। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। हम बोल रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, किस किस के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है? मैंने पहले भी बताया तुम्हें, बिन में भी, नॉन मेटल और नॉन मेटल, या फिर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, या फिर मेटलॉइड एंड मेटलॉइड, है ना। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल मेटलॉइड, या फिर मेटलॉइड के बीच में। बनता कैसे है? सेकेंड पॉइंट इज दिस बॉन्ड इज formed by sharing of electron between two atoms। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जैसे एग्जांपल Cl है हमारे पास, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर भी Cl है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होगी? Cl इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि जो तेरा है वो मेरा है, और ये वाला Cl इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बोलेगा जो तेरा है वो मेरा है। समझ गए? बोलो। यस सर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 8। अरे एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 2। 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही शेयर होते हैं बस। ठीक है, कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे ही खुद के अपने, और एक उसने शेयर कर लिया, तो एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने हो गए अब इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास? 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 तो थे, एक शेयर कर लिया। अब एक पॉइंट लिख रहा हूं, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। इस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी थ्योरी के साथ लिख देता हूं। फ्यूचर में कभी तुम रिवाइज करोगे तो काम आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, 1-2 लेक्चर में समझ आ जाएगा, अपने आप समझ आ जाएगा। तो बस अभी मैं लिख के छोड़ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा।
कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं सर, आपने ऐसे कैसे लिख दिया? अरे बताऊंगा, 1-2 दिन रुक जाओ। सिंपल सा फंडा है, कोवलेंट बॉन्ड बनता किस किस के बीच में है? नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल मेटलॉइड मेटलॉइड मेटलॉइड। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्यों बनता है वो बताता हूँ। मतलब क्या हो गया ऐसा जो बॉन्ड बन रहा है भाई, क्यों बन रहा है? तो हम बोलते हैं रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, है ना। अब इसका रीजन क्या है? रीजन का पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तुमने पढ़ा होगा कि ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए हमारा बॉन्ड बनता है। ऐसा क्यों है? ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए क्यों बन रहा है? क्या हो गया ऐसा? स्टेबल हो जाता है। देखो पहले लोगों ने ऐसा देखा, वैसे कोई बहुत अच्छा रूल नहीं है, बट हमारी साइंस ने तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करी है ना। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है साइंस की, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसा माना जाता था कि ग्रुप 18 के लोग इनर्ट है, ग्रुप 18 के लोग इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं कर रहे किसी से, तो हम बोलते हैं वो स्टेबल होंगे इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहे। वो स्टेबल क्यों है? ऐसा क्या है उनमें जो स्टेबल है? तो हमने देखा सभी का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 एक्सेप्ट पीरियड नंबर 1, हीलियम को छोड़ के। हीलियम के 2, बाकी सभी के 8 है। तो हमने सोचा कि बाकी दूसरे लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं वो भी इसलिए रिएक्शन करते हैं ताकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, चाहे शेयरिंग से ही कर ले। जैसे कि देखो अगेन वही सेम में लिख देता हूं, जैसे Cl था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक बॉन्ड बनाया। अब शेयरिंग देखो, इसने शेयरिंग से अपने पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए, इसने शेयरिंग से अपने पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। तो पहले Cl के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन थे, बट वो एक बॉन्ड बना लेता है किसी के साथ, किसी में मैंने यहाँ पर दूसरा भी Cl रखा है, तो आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो वो कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। तो सबसे पहले यही लॉजिक देखा गया है कि भैया जो लोग बॉन्ड बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 शेयरिंग के साथ, ठीक है। तो यही चीज थी, पहला लॉजिक था कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखता हूं मैं, बुलेट मार्क करके लिखता जाता हूं ना। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इज एटम गिव टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन in order to complete octet of electron in their outermost shell या वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं ना, आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, पूरे के पूरे केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा पी ब्लॉक काम आएगा। तो पी ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, पी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूरा पी ब्लॉक याद रख लो, कौन कौन से ग्रुप में आता है और सभी के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए। जैसे ग्रुप 13 में आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 ऐसे होते हैं। ये हमें याद हो जाने चाहिए। आपने लिखा कि भाई एटम गिव और टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई बोलेगा कि सर आपने शेयर तो ठीक है कि भैया शेयरिंग करता है, गिव टेक क्यों लिखा है कि वो देगा या लेगा? गिव टेक बताऊंगा अभी, है ना। अभी बस तो सेम ही डेफिनेशन मीनिंग होता है ना। क्यों? मतलब मैंने तेरे को अपना पेन दिया और मैंने तेरे को अपना पेन शेयर किया, दोनों का मीनिंग सेम थोड़ी है। हाँ सर समझा। है ना, वही ना। अब तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, किसी ने अपनी चपाती शेयर करी और किसी ने अपनी चपाती दे दी, तो दोनों का मीनिंग सेम थोड़ी है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर यस सर। इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन शेयर करना, देखो देना और लेने वाला केस में बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ शेयर वाला केस लिख लो। बट डेफिनेशन एकदम 100% करेक्ट हो, इसलिए लिखा है मैंने गिव और टेक भी। अच्छा इसमें नीचे एक पॉइंट और शेयर लिख लेता मतलब हूँ। आधा देना ऐसा। शेयर मतलब देखो ना, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो शेयरिंग से बना है बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ने दिया है। कभी कभी ऐसा भी होगा एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना, तो एक ही बंदा दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके सर। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा।
अच्छा एक पॉइंट और लिख देता हूँ नीचे स्टार मार्क करके, क्या? फर्स्ट पीरियड एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम complete their duplet not octet. ऑक्टेट नहीं, वो डिप्लेट कंप्लीट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसने Cl के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो बॉन्ड बन गया एक, अभी शेयरिंग हुई, तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब आउटर मोस्ट शेल में? कितने 2। हो गए? 2, तो उसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी सर में आपके आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ आ रही रही है है सर। सर। तो जिसको नहीं आ रही वो अपना कनेक्शन देखे। हमें भी तेरी नहीं आ रही थी जब तू बोल रहा था, तो हम बोलते हैं क्या, ओनली सेकेंड पीरियड। सर हीलियम तो नहीं कर सकता ना फॉर्म। और कंप्लीट दे ड्यूप्लेट, अब हीलियम का तो ऑलरेडी कंप्लीट है ना, हाँ सर। ठीक है, वो फिर भी मैंने लिख दिया। ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स सीम्स टू फॉलो, देखो बहुत फर्जी है ऑक्टेट रूल, मतलब बहुत हार्ड रूल नहीं है, कुछ लोग करते कुछ नहीं करते, ऐसा है रूल प्रॉपरली। हम बोलते हैं ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट सीम्स टू फॉलो ऑक्टेट रूल प्रॉपरली, however octet may remain incomplete for few हमने लिखा है ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट सीम्स टू फॉलो ऑक्टेट रूल प्रॉपर्ली, हाउएवर ऑक्टेट में रिमेन अनकंप्लीट फॉर फ्यू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल बेरिलियम एंड बोरोन, दे फॉर्म BeCl2 BeCl3 एक्सेट्रा, इस तरह कंपाउंड बनाते हैं ना, एंड सच compounds are known as hypovalent compound। अब कोई बोलेगा सर ये क्या लिख दिया आपने? हम बोल रहे हैं कि देखो फर्स्ट पीरियड वाले तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ही नहीं रहे, वो तो ड्यूप्लेट बनाते हैं। सेकेंड पीरियड वाले करते हैं, उसमें भी दो लोगों ने नाटक कर दिया, बेरिलियम और बोरोन ने, बोले भाई हम तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे अभी मैं बता दूंगा। अब थर्ड पीरियड वाले इतने खतरनाक होते हैं, थर्ड पीरियड में वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्या हो सकता है, 1s 2s 2p, बस इतना ही जा सकता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट। यस सर। अब उसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, 2s 2p, मतलब 2s2 2p6, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, 8। मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट या तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है या उससे कम रखेगा, और कम रखने वाले कौन है, बेरिलियम और बोरोन, ये दो लोग कम रखते हैं 8 से, ठीक है। अब थर्ड पीरियड क्या होता है, थर्ड पीरियड हो गया 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये थर्ड पीरियड हो गया। थर्ड पीरियड के एलिमेंट ऐसे होते हैं। अब उनमें आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये अब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 18। 6 और 10, वो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मतलब वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। और थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स ग्रुप वाले जो लोग होते हैं ना, सॉरी पीरियड वाले लोग, वो तो हमेशा ऑक्टेट एक्सपांड ही करते हैं, ये देखा है मैंने, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो सिर्फ सेकंड पीरियड वाले भी प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, उसमें से भी दो लोग ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे देखो क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे तुम देखो BCl3 होता है, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, और BCl2 होता है वो कुछ ऐसी होती है। बेरिलियम और बोरोन नहीं करते। तुम देखो तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं। अब तुम मुझे बताओ कि आफ्टर शेयरिंग बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6।
6 इलेक्ट्रॉन, और बेरिलियम के पास 4। 4। 10 का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। बेरिलियम बोरोन, बोरोन हमेशा 3 बॉन्ड ही बना पाता है, बेरिलियम हमेशा 2 ही बना पाता है, तो इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते। चलिए, इसी में कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट में एक और पॉइंट देखो, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इतनी थ्योरी आएगी। अब ये तो फिर भी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अभी तो आगे तो देखो और क्या होता है दूसरे चैप्टर में। हम बोल रहे हैं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट may or may not follow octet rule। ठीक है, जरूर नहीं कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। फिर आगे लिखा है मैंने, expanded octet means more than 8 valence electron। Such compounds are known as hypervalent compounds। देखो, अब हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हो गए, एक तो कौन हाइपोवेलेंट और एक कौन हाइपरवेलेंट। एक हाइपो और एक हाइपर है। तो हाइपोवेलेंट कौन होते हैं? जो एक्सपांड करते हैं। हाइपर होते हैं जो एक्सपांड कर लेते हैं, ऑक्टेट जिनका 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। और हाइपो कौन होते हैं? जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। हाँ, तो अब तुम देखो, जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया मैंने PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, मतलब एकदम 100% ज्योमेट्री वाइज स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं एकदम। अब तुम यहाँ पर देखो तो इस फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के साथ? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसने एक्सपांड कर दिया। तो ऑक्टेट रूल तो मतलब बहुत ही घटिया रूल है। ये बोलता था ऑक्टेट रूल के हम बॉन्ड बन क्यों रहे? बॉन्ड इसलिए बनते हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अरे भाई, BCl2 ने भी बॉन्ड बना लिया, BCl3 ने भी बॉन्ड बना लिया, PCl5 ने भी बॉन्ड बना लिया, ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बस वही है, किसी पे लग गया किसी पे नहीं लगा। बट जिस जमाने में ये रूल दिया गया था उस जमाने में इतना ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पर इस रूल को भी मान लिया गया था कि हाँ भाई ठीक है। समझ गए? यस सर। पॉइंट नंबर सेकंड, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन इज टू डिक्रीज स्टेबिलिटी, और सॉरी स्टेबिलिटी को क्यों डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी और टू डिक्रीज एनर्जी। एनर्जी स्टेबिलिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पूरी केमिस्ट्री में याद रख लेना। किसी भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम, स्पीशी की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो देखो इसमें एक ग्राफ होता है, याद रखे, है ना। इसमें क्या है, इधर तो है हमारा एनर्जी, है ना, इधर डिस्टेंस है ना, यहाँ पर डिस्टेंस है। बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बॉन्ड बन रहा है। से मान लो दो एटम है, उनके बीच में बॉन्ड बना, पहले वो दूर दूर थे, है ना, ये दो एटम है दूर दूर थे। जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। दिख रहा है सभी को ग्राफ? यस सर। हमारा जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, ठीक है। पहले ये लोग, पहले एटम दूर दूर थे तो इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, अब इनको पास ला के लेके आ रहे हैं, इनका डिस्टेंस कम करें। ग्राफ को ऐसे ऐसे देखो, इस डायरेक्शन में देखो, पास लाते जा रहे, पास लाते जा रहे, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनना। जब इनका एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, ये पॉइंट पर एनर्जी क्या हो गया है, मिनिमम हो गया। एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी 0। क्या हो गई? स्टेबिलिटी कम। मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो गई है। एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, मतलब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, बॉन्ड बन गया क्योंकि इनको स्टेबिलिटी मिल गई है। और ये डिस्टेंस क्या थी? ये डिस्टेंस मतलब दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस।
तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये वाली डिस्टेंस, बोलो। डिस्टेंस मतलब दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या होगी जहां पर बॉन्ड फॉर्म हो गया? बॉन्ड लेंथ। दिस इज बॉन्ड लेंथ, बोलो। यस सर। यस और सर। उनके बीच का ये एनर्जी, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। इसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो देखो सर मतलब एनर्जी सिंपल सा। मैक्सिमम, एनर्जी क्या मिनिमम कैसे है सर? क्या बोल रही है एनर्जी? सर वहाँ एनर्जी मिनिमम कैसे है? क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया है, वो एकदम स्टेबल हो गए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर आ गए, इसलिए हम बोलते हैं पहले दूर दूर थे, उनके बीच में एनर्जी कुछ था। जैसे उनको पास लाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो एनर्जी मिनिमम हो गई। अब उसके बाद भी उनको पास में ला रहे हो तुम, तो अब वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, पहले डिस्टेंस कम करेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, बट जैसे ही इनके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया और अब वापस डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो अब रिपल्शन बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। समझे? तो देखो Yes, तुम तो sir. इस ग्राफ का पैटर्न याद रखो। दूसरी चीज ये याद रखो कि बॉन्ड क्यों बनता है। बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि हम स्टेबिलिटी को गेन कर पाए, बस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनता है। अच्छा, एक टेबल और बना देता हूं मैं यहाँ पर। टेबल में क्या लिखूंगा मैं, अभी देख लो बस। ओहो हो, ये क्या हो गया भैया, ये तो खतरनाक ही कुछ हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग इधर लिखेंगे हम लोग ग्रुप नंबर, और इधर लिखेंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 18। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 1। ग्रुप नंबर 2 में 2। ग्रुप नंबर 13 में 3। 14 में इसमें एक एक्सेप्शन है, हीलियम में कितने होते हैं? 2। तो इसको याद रखें, ग्रुप नंबर 1 में 1, ग्रुप नंबर 2 में 2, 13 14 15 16 17 18 में रिस्पेक्टिवली 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यस बोलो। सर। चलिए, अच्छी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब याद रखें। अब हम लोग एक नया फंडा पढ़ते हैं। वो क्या होता है नया फंडा? नया फंडा इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज होता क्या है? देखो फॉर्मल चार्ज का है ना, एक तो फॉर्मूला लिखा है शीट में, मैं फॉर्मूले से कभी भी नहीं बताता, मैं अपना मेथड है अपने पास, कैसे बताते हैं ना, कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, ये क्या लिख रहा हूं मैं, फॉर्मेशन फॉर्मल चार्ज। एक एग्जांपल बताऊंगा बस, बाकी तुम्हें करना है, तो एक एग्जांपल को ही ध्यान से समझ लो। मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है एक, ये ठीक है। लेफ्ट मोस्ट वाले नाइट्रोजन को देखो, लेफ्ट मोस्ट वाले नाइट्रोजन को देखो, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं खुद के? 5। 5 दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे हैं 5। लेफ्ट मोस्ट वाले नाइट्रोजन को खुद के 5 इलेक्ट्रॉन। यस सर। और इसके पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के पास? 7। 5 नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बोलो। हाँ सर। तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 5 ही होते हैं तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब बीच वाले नाइट्रोजन को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके खुद के? 4। 4 4 1 2 3 4। और होते कितने इसके पास? 5। 5 होते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ठीक है,
अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में? 7. 7। ऑक्सीजन के पास होते कितने हैं? 6. कितने होते हैं? 6. 6 होते हैं। 16 ग्रुप का है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब एक गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसलिए -1 फॉर्मल चार्ज। समझ में आया फॉर्मल चार्ज? यस सर। चलिए बाकी तुम्हें खुद को करना है। एन सर वो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? अब इस चीज पे दिमाग मत लगाओ अभी, क्यों करेगा क्यों नहीं करेगा, अभी सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, है ना। अभी मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तब पता चल जाएगा क्यों लूज कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। करो सभी में निकालो फॉर्मूल चार्ज। हो गया सर। हो गया। सर एक सर 2 मिनट। हो गया सर। चलिए अच्छी बात है, हो गया तो शुरू हो जाए। लेफ्ट मोस्ट नाइट्रोजन पे कितना आएगा? -1। बीच वाले नाइट्रोजन पे? +1। ऑक्सीजन पे? 0। 0। ठीक है, 0 चार्ज तो कभी बताते नहीं। कोई ऐसा है जिसको ये फॉर्मल चार्ज सेकंड वाले एग्जांपल में नहीं समझ आया हो कि यार ये कैसे कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला? सबको आ गया? बोलो। यस सर। समझ आ रहा है आकांक्षा? समझ आ रहा है तुम्हें क्या चल रहा है? फिर तुम थोड़ी देर बाद में जागते हो, सर मुझे समझ नहीं आया। समझ रहा है सर। चलिए बढ़िया है। थर्ड वाले में बताओ, नाइट्रोजन पे बताओ। -2। -2। नाइट्रोजन पे बताओ, बीच वाले नाइट्रोजन पे? +1। +1 ऑक्सीजन पे? +1 +1। सभी को क्लियर है थर्ड वाला? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी? हर्षल समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। अच्युत, केतन? हाँ सर मैंने बोला। यस सर। ठीक है। तुलसी समझ आ रहा है तुम्हें?
यस सर। ठीक है, कार्बन पे बताओ, फोर्थ वाले में कार्बन पे, माइनस -1 ऑक्सीजन पे, +1 सबसे लास्ट चल लेते हैं अब फिफ्थ वाले पे। इसमें बीच वाला जो सल्फर, इस पर बताओ, जो बिल्कुल सेंटर पर है जो सल्फर। कुछ नहीं। ठीक है, टॉप वाले ऑक्सीजन पे 0 0। लेफ्ट बॉटम ऑक्सीजन, लेफ्ट बॉटम ऑक्सीजन, 0 राइट वाला सल्फर, -1 राइट बॉटम ऑक्सीजन, -1 -1 क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, अच्छी Yes. बात है। फिर हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये जो चीज है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये भी फर्जी है। मतलब फर्जी इन द सेंस, तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड होकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हमें आनी तो चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए, बट ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें बस आती है ये, बाकी कुछ ना है ना। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे अच्छा तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही होता है, बट आनी सारी चाहिए। किसके लिए होता है? फॉर सिंगल सेंटर स्पीशीज। हम लोग सिर्फ सिंगल सेंटर स्पीशीज के लिए ही बात करेंगे। सिंगल सेंटर स्पीशीज का मतलब, जैसे मान लो बेंजीन मैंने बनाया, ये बेंजीन होता है, सबको पता है ना ऐसा बेंजीन होता है? बोलो, सबको पता है बेंजीन होता है ये? Yes, sir. अब मैं इसमें पूछूं कि यस सर। कौन सा एटम सेंट्रल एटम है, तो तुम बता दोगे? नहीं सर। नहीं है। मैंने कार्बोनेट बनाया, कार्बोनेट आयन ऐसा बनता है। इसमें मैं पूछूं कौन सा एटम सेंट्रल एटम है? सी। कार्बन, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें हम सेंट्रल एटम डिफाइन कर सकते हैं, जो सिंगल सेंटर हो, यहाँ पर एक ही एटम सेंट्रल एटम हो, उसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, मैं कुछ इमेज ऐड करता हूं, फिर हम लोग एक झटके में सब एक्सप्लेन कर देंगे ना। एक बार देखने दीजिए, इमेजेस की तो कम ही नहीं है हमारे पास, इतनी ज्यादा है। है ना, हाई प्रायोरिटी। ठीक है, ये रहा, मिल गया। हमने ऐड करके 10 मिनट बचा लिए अपने। दिख रहा है? नहीं सर। क्या लिखा कुछ दिखाई? हाँ चलो। ये राइटिंग थोड़ी मेरी है, बस थोड़ी अजीब है, पर ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा इसमें बीच बीच में कुछ ये स्पॉट्स हटा देता हूँ, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। फिर हम लोग इन स्टेप्स को पढ़ लेंगे। वैसे स्टेप्स है ना, पढ़ने से समझ आती नहीं है, जब इनके एग्जाम्पल्स करते हैं ना, फिर समझ आ जाता है सब, कि हाँ हाँ हाँ, सही था सही था, ऐसा। अब देखो, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1 इज arrange the atom in space as per their actual arrangement, usually except hydrogen और least electronegative atom is central atom। हम बोलते हैं, मैं नीचे एग्जांपल भी पैरेलल में लिख के चलता हूँ। कोई तुम्हें बोले, एग्जांपल लिया कि भैया किसका बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, किसका? कार्बोनेट आयन का। तो पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप बोलता है कि सेंट्रल एटम फाइंड आउट करो। अब यहाँ पर देखो कितने एटम है, कितने एटम है यहाँ पे? 2 है, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन। तो हम बोलते हैं अरेंज द एटम इन स्पेस एज पर देयर एक्चुअल अरेंजमेंट, यूजुअली, फिर लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। स्टेप 1। तो कार्बन और ऑक्सीजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, और बाकी लोगों को ऐसे अरेंज कर दो स्पेस में, ऐसे ऐसे लगा दो सिमेट्रिकल। यहाँ एक कार्बन है, उसके 3 तरफ ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। पहला स्टेप क्लियर है? यस सर। स्टेप नंबर 2, ऐड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग द चार्ज। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 4। और ऑक्सीजन में 6
6 6 3 ऑक्सीजन है तो 6 प्लस चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 माइनस का चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल? 22 24। अरे 24 हुए ना, हाँ 22 सर। कहां से हुए? ठीक है, हाँ सर। हमने बोला ऐड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज, हमने ऐड कर लिए भैया, 24 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। स्टेप 3, कनेक्ट द टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। टर्मिनल एटम को सेंट्रल एटम से कनेक्ट कर दो। हमने कितने बॉन्ड बनाए? 3 3। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया? 6 चलिए 6 इलेक्ट्रॉन तो हमने खा गए हम 6 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 24 माइनस 6 मतलब 18। ठीक है। यस सर। स्टेप 3 था कनेक्ट द टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया टर्मिनल एटम को सिंगल एटम से। स्टेप नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच टर्मिनल एटम। फिर आगे लिखा है डंप ऑल द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। हम बोलते हैं कि सभी टर्मिनल एटम पर 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर डिस्ट्रीब्यूट करें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर डिस्ट्रीब्यूट करें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर डिस्ट्रीब्यूट करें। कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हमने? सारे 18 के 18 खत्म हो गए। तो इसने बोला था डिस्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच टर्मिनल एटम, डंप ऑल द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम। रिमेनिंग तो कुछ बचा ही नहीं सेंट्रल एटम के लिए, कोई नहीं बचा तो छोड़ो। स्टेप 4 तक क्लियर है? यस सर। स्टेप नंबर 5, चेक इफ द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीट और नॉट। चेक करो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, है या नहीं? नो सर, नहीं है सर। नहीं है, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। अब हम क्या करें? तो देखो हमने बोला चेक इफ द ऑक्टेट ऑफ कंप्लीट, चेक इफ द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीट और नॉट। तो हमने बोला नहीं है। कार्बन का देख लो, शेयरिंग के साथ अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं है। इफ नॉट then convert one or more electron pair of terminal atom in double bond or triple bond till the octet is complete। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का और रिक्वायरमेंट है? 1 टू इलेक्ट्रॉन का है ना। 6 तो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। एक बॉन्ड। अब है ना, एक बॉन्ड और बनाना है तुम्हें। अब तीनों में से किसी भी ऑक्सीजन का यूज करके वो बॉन्ड बना दो। तो देखो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। या तो ऐसा होगा कि एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा ऊपर वाले ऑक्सीजन से बने, या फिर एक बॉन्ड जो एक्स्ट्रा बना है वो लेफ्ट बॉटम वाले से बने, या फिर एक बॉन्ड जो और एक्स्ट्रा बना है वो राइट बॉटम वाले ऑक्सीजन से बने। यही तो बोला है, इफ नॉट देन कन्वर्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ टर्मिनल एटम इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड टिल द ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब देखो जैसे मान लो इसमें नीचे वाले ऑक्सीजन का तो हमने यूज किया नहीं, ऊपर वाले ऑक्सीजन से एक बॉन्ड और बना लिया, तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बचे? 2। ऐसा ही बाकी वाले में होगा, बाकी वाले में जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनके पास तो ठीक है, और इसके पास 2 बचे, इसके पास 2 बचे, बाकी वालों के पास तो 3-3 है ही। समझे? तो हमने 3 पॉसिबिलिटी से स्ट्रक्चर बना दी। बोलो बोलो भाई। यस सर। अब ऑक्टेट कंप्लीट है सेंट्रल एटम का। यस सर। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 6, क्लियरली शो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। इन पर फॉर्मल चार्ज दिखा सकते हो तुम लोग? कैसे आएंगे बोलो, बता सकते हो क्या मेरे को फॉर्मल चार्ज? हाँ सर। तो बताओ, जल्दी से बताओ फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, कैसे आएगा?
सर वो डॉट्स कैसे लिखते हैं वो बताओ ना एक बार। कैसे क्या लिखते हैं, जो स्टेप्स थे बस उन्हीं को लिखा है मैंने। डॉट कैसे क्या लिखते हैं, कौन से डॉट समझ नहीं आ रहे? सर वो बाजू में आपने बनाया ना, क्या बोल रहा है? सर ऑक्सीजन के बाजू में जो है ना डॉट्स, वही सर। हाँ तो लिखा तो है, देखो तुम स्टेप ध्यान से सुन नहीं रहते हैं। मैंने लिखा है स्टेप नंबर 4 में, देखो डिस्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच टर्मिनल एटम। 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में चला गया। बोलो। हाँ सर। हो गया? बताओ। सब 0 है सर। सब 0 है? बेवकूफ है क्या? मैंने सही लगाया फॉर्मल चार्ज? हाँ सर। यस सर। जो सिंगल बॉन्ड वाले उन पे -1 है, बाकी सब पे 0 है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको 2, इसका 3 है ना। ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है, तुमने देखा भी होगा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा ही तो होता है, वही तो बनाया है हमने। देखो हम क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहे हैं जिसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। क्या? स्ट्रक्चर 1 2 3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर 1 2 3 आर आइडेंटिकल मतलब सेम है तीनों भी। तीनों सेम है ना। यस सर। एंड दे known as and they are known as resonating structure of कार्बोनेट आयन। हम लोग इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं कार्बोनेट आयन की, है ना। अभी मैं बस तुम्हें वर्ड बता रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम याद रखे। कार्बोनेट आयन की 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 1 2 3। ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या नहीं होती, इनके बारे में हम बात करेंगे। चलो अब मैं तुम्हें दूं एक बनाने को। बोलो। यस सर। एक मैं तुम्हें देता हूं बनाने को, ये बना के बताओ क्या। NO3-, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का लुईस डॉट बना दो जल्दी से, जैसे जैसे मैंने किया ना ऊपर ऊपर, सब वैसा ही कर दो। सब कुछ वैसा ही करो जैसे मैंने ऊपर किया। स्टेप्स देखना चाहते हो तो देख सकते हो। स्टेप्स बताऊं तुम्हें?
हो गया सर। हो गया क्या? बोलो। बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। सभी का हो गया? करूं मैं स्टार्ट? हाँ सर। देखो सबसे पहले तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंट्रल एटम बनाओ। कौन है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। बोलो। यस सर। सर फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। नाइट्रोजन में होते हैं 7 प्लस ऑक्सीजन में हो गए 3 इंटू तो 6 नाइट्रोजन में प्लस 5 होते हैं ना? सॉरी 5। नाइट्रोजन में 5 कितने हुए टोटल? 24 इलेक्ट्रॉन। अब एक एक बॉन्ड बना दो। एक एक बॉन्ड बना दो तो कितने बचे? कितने बचे? 18। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। अब वही है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डाल दो सब पे। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डाले तो 18 खत्म हो गए। कोई बात नहीं। अब चेक करो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। बोलो, है या नहीं? नो सर। नहीं है। कितने बॉन्ड का जरूरत है उसको? एक बॉन्ड। एक बॉन्ड का। तो या तो इससे डबल बॉन्ड बना दो, या इससे बना दो, या इससे बना दो। ठीक है, बाकी सिंगल ही रहने दो। अब देखो, डबल बॉन्ड बना दिया तो एक पेयर इसका कम हो गया। बाकी लोगों के पास तो 3 पेयर है ही। बाकी लोगों के पास तो 3 पेयर है ही। अब फॉर्मल चार्ज अगर मैं लगाने बैठूं तो देखना, फॉर्मल चार्ज में सही लगाता हूं क्या? +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 सही लगाया फॉर्मल चार्ज? यस सर। यस सर। इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको 2, इसको 3। ठीक है, 1 2 3 इनको नाम दिया तो हम बोलेंगे 1 2 3। ये इनका रिलेशन क्या है आपस में? हम बोलेंगे एक तो ये आइडेंटिकल है एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। किसकी? नाइट्रेट आयन की। ठीक है, समझे? बोलो। अरे बोलो भाई। यस सर। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं तो मैं होमवर्क में करके लेके आना है क्वेश्चन, और होमवर्क मुझे बताना भी है ना किस किस का लूज डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है। N2O का, OCN- का, O3 का, एंड बहुत है 3 लोगों का लूज डॉट स्ट्रक्चर बना के लाना। ठीक है, समझ गए? यस सर। एक और लिख लो, N3- भी लिख लो। बोलो। यस सर। यस सर। अरे यार, आज तो हमने 6:45 पर क्लास स्टार्ट किया था ना। चलिए कोई नहीं, वैसे भी फिर मैं भी लूज डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है तो वो तुमसे ही मैं करवाता, मैं तो बंद करता नहीं। कोई नहीं, घर से करके ले आना। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट इस वीक में हमारा क्लास हो गया है बच्चा है? और बचा है एक, सैटरडे को। सैटरडे को बचा। ठीक है, उसमें हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे फिर फर्दर आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है फिर।